जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एसएससी सीजीएल 2023 के लिए मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर में सीजीएल के एग्ज़ाम्स में पूछे गए उन मैथ्स के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इस टाइप्स के बन सकते हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है जिनने भी एसएससी सीजीएल के लिए इस बार फॉर्म डाला हुआ है। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो 3:2:1 के अनुपात में है। यदि डिब्बे का आयतन 48 सेंटीमीटर है तो डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। सबसे पहले डिब्बे की जो बात करा, डिब्बा जान लो है क्या, तो आयताकार ठोस है। जब आयताकार ठोस होता है तो क्या होता है, घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ। जो आयताकार आपका वर्गाकार ठोस होता है तो घन हो जाता है। ठीक है, तो घनाभ का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू LB/BH और प्लस HL। ठीक है, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए आपको LBH यानी लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों का क्या मान पता होना चाहिए। इस मान को निकालने के लिए आपको तीनों का रेशियो दिया है और साथ में घनाभ का आयतन दिया है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है, पता होना चाहिए आपको, LBH होता है, जिसकी वैल्यू कितनी दी है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट 48। इनका रेशियो दिया है तो मैं इन तीनों को x के रिस्पेक्ट में मान लेता हूँ। तो LBH यानी कि 3 दूनी 6 और 1 यानी 6x³ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 बार सब में 3x 2x 1x हो जाएगा, तो तीनों का गुणा क्या होगा, 6x³ होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है, 48 क्वेश्चन में दी है। तो x³ बराबर क्या आ जाएगा, 48/6 यानी 8। तो x बराबर 2 आ जाएगा। अब x की वैल्यू 3x 2x और x में पुट कर दो तो लेंथ, विड्थ, हाइट आ जाएगी। तो लेंथ क्या आएगी, 3 दूनी 6 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। और विड्थ कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगी। और हाइट 1x है तो 2 हो जाएगी। 6 4 2 आ गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दो जो आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो वैल्यू पुट कर दो। तो 2 इंटू लेंथ इंटू विड्थ यानी 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक, लिख देता हूँ। विड्थ इंटू हाइट कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और हाइट इंटू लेंथ यानी 2 छक्का 12 हो जाएगा। तो 24 12 36 8 44 और 44 गुणे 2 88। तो खुद से गुणा करके देखना, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि √2 बराबर ये है तो अंडर रूट के अंदर √2 - 1 डिवाइड बाय √2 + 1 के मान बताओ। ठीक है, कुछ इस तरह से ये लिखा था। क्या लिखा था, √2 - 1 डिवाइड बाय √2 + 1। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में आप परिमेयीकरण करते हो। परिमेयीकरण से क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो √2 - 1 ऊपर करोगे और √2 - 1 नीचे गुणा करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, √2 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, a + b इंटू a - b के रूप में दिख रहा है नीचे वाला, यानी a² - b² इसका फॉर्म बन जाएगा। यानी √2 का स्क्वायर 2 आएगा और माइनस √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, a² - b² रूप में, और -1 का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 2 में 1 चले गए तो 1 हो जाएगा। तो 1 का तो बटे में कोई मतलब है नहीं। अल्टीमेटली बचा क्या आपके पास, √2 मतलब स्क्वायर रूट पहले लगाया, फिर अंदर लिखा है √2 - 1 का होल स्क्वायर। जब √2 हटाओगे तो ये वैल्यू कैसे निकल के आएगी, ये निकल के आएगी √2 - 1, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो ये बाहर वाला रूट हट जाएगा। अब √2 की वैल्यू दी की है क्वेश्चन में, रख दो। तो 1.414 दी हुई है, -1 कर दो, तो 1 से 1 चला जाएगा तो 0.414 समथिंग बचेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं के वर्गों का योग 125 है, उनके गुणनफलों का योग 250 है, लेकिन जब एक बार में गुणन के लिए 2 संख्याओं को ही साथ लिया जाता है। ठीक, तो संख्याओं का योग बताइए। मैं मान लेता हूँ, माना संख्याएं ABC हैं। ठीक है, तो इनके वर्गों का योग यानी a² + b² + c² बराबर कितना दिया है, 125 दिया है। संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल का योग कितना है, 250 है। लेकिन एक बार में गुणन के लिए 2 संख्याओं को ही साथ लेते हैं, यानी कि 2 संख्याएं, ये समझने वाली बात है, AB + BC + CA, ये दो संख्याओं गुणनफल गुणा करोगे और इनका योग कितना है, 250 है। अब यहाँ से संख्याओं का योग बताना है। अब संख्याओं का योग हो क्या जाएगा, तो a + b +
सी संख्याओं का योग हो जाएगा जो अपने को निकालना है। इसके लिए आपको दो चीज़ें यहाँ पे जो दी हुई है ना, इनसे कुछ दिमाग लगाओ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन आपका नीचे वाला ये 2ab bc ca के रूप में है नहीं, तो दोनों पक्षों में क्या कर दो, 2 का गुणा कर दो। तो ये क्या बन जाएगा आपका 250, 2.5 गुणे 2 500 हो जाएगा। यानी कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो दिया हुआ है, लेकिन आपको अब ये भी बन गया। और यही होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो आप ये दोनों वैल्यू पुट कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर रख के ये जब वैल्यू पुट करोगे ऊपर वाली तो 125 है और प्लस 500 हो जाएगा ये 2ab bc ca का वैल्यू। और दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली, 625 मिली। लेकिन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है संख्याओं का योग यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू। तो इसका अगर स्क्वायर रूट कर दूं तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है और ये होता है 625 का स्क्वायर रूट 25, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को रिवाइज करके देखना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने और एक समझने लायक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो समझते हैं क्या लिखा है, क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है केंद्र O और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के दो सकेंद्रित वृत्त हैं। यानी कि कुछ इस तरह से केंद्र के अंदर दो, एक ही केंद्र से, एक केंद्र O है आपका, जहाँ से एक वृत्त आपका अंदर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो बनाया है यहाँ पे देख सकते हैं, और एक बाहर वृत्त है जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, लेकिन केंद्र दोनों का एक ही है। ठीक, इतना बोला है सकेंद्रित। फिर कह रहा कि पी ए और पी बी एक बाहरी बिंदु पी से स्पर्श रेखा है। ये बाहरी बिंदु पी है, जहाँ से स्पर्श रेखा ये पी बी है, और ये वाली स्पर्श रेखा क्या है, पी ए है, ठीक है। और पी ए की वैल्यू कितनी दी है, 12 दी है, मैंने रख दिया है 12। फिर पी बी की लंबाई आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे त्रिभुज ओ ए पी में, ये आपका ओ पॉइंट है दोनों का केंद्र, ठीक है। तो त्रिभुज ओ ए पी, ये वाला ओ ए और पी, इसमें देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। पी भी निकालने के लिए त्रिभुज ओ ए पी में तो आप देखोगे ये पाइथागोरस प्रमेय के रूप में आपको बनता हुआ दिखेगा, और कर्ण का वर्ग व लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ओ ए का स्क्वायर, ये वाला ओ ए, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर धन पी ए का स्क्वायर, पी ए यानी ये वाली वैल्यू, पी ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्ण का वर्ग यानी ओ पी का स्क्वायर। ये वाला कर्ण आप मान के चलोगे ओ पी का स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली अपन को यहाँ से ओ पी निकालना है। ओ ए और पी ए तो दिया हुआ है, तो ओ ए कितना है, 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि त्रिज्या इसकी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। सॉरी 3 नहीं 5 सेंटीमीटर यहाँ तक ओ है, क्योंकि बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या वहाँ तक जा रही। तो 5 का ही क्या हो जाएगा स्क्वायर धन पी ए का स्क्वायर। तो पी ए कितना है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 डायरेक्ट लिख दूँ या फिर 12 का स्क्वायर लिख देता हूँ, बराबर ओ पी के स्क्वायर निकालना है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, 169 हो जाएगा, बराबर ओ पी का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ओ पी बराबर फाइंड करोगे, जो आपका कितना आएगा, 13 आएगा, स्क्वायर रूट जैसे ही करोगे तो 169 पे। तो ओ पी 13 आ गया। अब ओ पी है कौन, तो ओ पी ये वाली वैल्यू है, तो ओ पी आपको मिल गया 13। अब आपको करना क्या है, आपको इस वाले त्रिभुज पे फोकस करना है, कौन सा, ओ बी पी पे, यानी ओ बी और पी, ठीक है। कुछ इस तरह से निकल के आपका आएगा, जहाँ तक है ओ बी और पी, तो इस पे फोकस करना है और फिर से कर्ण का वर्ग वाला फार्मूला लगाना है। जहाँ पे ओ बी क्या है आपका 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि छोटे वाले रेडियस की बात हो रही है, ओ बी इतने तक, ठीक। और आपके पास पी बी की वैल्यू कितनी दी है वही तो निकालनी है, ये वाला यानी बी पी या पी बी जो बोलना हो। और ओ पी अभी अपन ने निकाला 13, तो आप देखोगे 13 3 है, और 13 3 अगर है तो आपको फिर से वही कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग आधार का वर्ग आप लगाओगे, तो ओ बी का स्क्वायर, तो ओ बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये वाला ओ बी 3 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा पी बी का स्क्वायर, यानी ये जो दिया हुआ नहीं दिया है पी बी का स्क्वायर, बराबर ओ पी का स्क्वायर, यानी 13 का स्क्वायर 169,
अब पी वी का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, ये 9 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा। अब 160 हो जाएगा पी वी का स्क्वायर बराबर, और 4√10 इसको बना सकते हो क्योंकि 4 16 दहम 160, 4√10 भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी सॉल्व खुद से करना है। आई होप 2 बार आपका लगा हुआ है यहाँ पे क्या, पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल निकला है, दोनों आपके जो त्रिज्याएं दी हुई हैं अंतर्वृत्त की। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि एक पिता और उनके पुत्र की आय का योगफल 65 है और वर्षों में उनके आयु का अंतर दोगुना 50 है, तो पिता की आयु बताइए। क्वेश्चन समझने वाला है। देखो, मैं मानता हूँ पिता x है और पुत्र क्या है y है, तो दोनों की आय को एक क्या दिया है आपका, दिया हुआ है 65। ठीक, उसके बाद कर रहा है वर्षों में, यानी कि जो साल है ना वर्षों में बताना है, तो उनकी आयु का अंतर कितना है, दोगुना 50 है। तो सबसे पहले उनके आयु का अंतर क्या हो जाएगा, x माइनस बाई हो जाएगा, और इसका दोगुना कितना है, 50 के बराबर है। अब यही क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका दोगुना क्या है, 50 के बराबर है। अगर दोगुना 50 के बराबर है तो x माइनस बाई बस निकाल लेते हैं अपन, तो 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 50/2 यानी 25, यानी आयु का एक्चुअल अंतर क्या आया, x माइनस बाई आया। अब यहाँ लिख देता हूँ, देखो x प्लस बाई अपने पास योगफल शुरू में दिया है 65, ठीक, और इनका अंतर कितना दिया है, 25 दे दिया है आपका, यहाँ से निकाल सकते हो। तो x माइनस बाई बराबर क्या दे दिया, 25। अब कुछ नहीं करना, बाई से बाई कटा तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 65 5 70 20 90, तो 2x बराबर 90 हो जाएगा, तो x बराबर 45, और x ही तो पिता था, तो 45 वर्ष पिता की आयु हो जाएगी। तो इस तरह से आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 टाइम एंड वर्क से है कि किसी कार्य को P और Q 2 दिनों में, Q और R 4 दिनों में, और P और R 12/5 दिनों में कर सकते हैं। तो P अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। सबसे पहले सभी चीज़ों को अपन लिख लेते हैं, क्या क्या बोल रहा है। तो देखो, सबसे पहले P प्लस Q के बारे में क्या बोला है कि ये काम को कितने दिन में करते हैं, 2 दिनों में करते हैं साथ में। फिर Q प्लस R कितने दिन में करते हैं, तो Q प्लस R मिलके ये करते हैं 4 दिनों में। और P प्लस R, तो P प्लस R मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, तो 12/5 दिन में। अब क्या करोगे, इन तीनों का एलसीएम ले लोगे, और एलसीएम ही आपका टोटल वर्क कहलाएगा। तो एलसीएम में आपको जो खास बात यहाँ ध्यान रखनी है ना, कि जब कभी भी तीनों इनके दिनों का एलसीएम लोगे ना, तो बटे वाली संख्या को भूल जाओगे, यानी बटे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं रखना। यानी 2 4 और 12 का ही एलसीएम लेना है केवल, और 2 और 4 और 12 का एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा, यानी 12 यूनिट टोटल वर्क है आपका, क्या है, टोटल वर्क है। लेकिन जब कभी भी इनकी इफ़िशियंसी बताना, यूनिट क्या है, टोटल वर्क आने के बाद सबकी इंडिविजुअल आपको इफ़िशियंसी बताना है। तो इफ़िशियंसी बताने के लिए टोटल वर्क से इनके दिनों को डिवाइड करते हैं। तो P प्लस Q की इफ़िशियंसी क्या हो जाएगी, 12/2 करोगे तो 6 आ जाएगी, ठीक, और Q प्लस R की 12/4 कर दोगे तो 3 आ जाएगी, ठीक, एक सेकंड, 3 आ जाएगी। फिर इसके बाद आप करोगे P प्लस R। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना, अब जब इफ़िशियंसी निकालना है टोटल वर्क से टोटल को डिवाइड करोगे, इस बार 12/5 को ही डिवाइड करोगे, केवल 12 बस को मत करना। जब 12/5 को डिवाइड करोगे ना तो 5 आएगा, ठीक है, P प्लस R की, क्योंकि जब ये 12/5 करोगे, 12 डिवाइड बाई 12/5, तो ऊपर जाके 12 से 12 कट जाएगा और 5 बस बटेगा, ठीक है। तो इस तरह से तीनों की इंडिविजुअली इफ़िशियंसी आ गई, ठीक है। अब इसके बाद पूछा क्या है कि P अकेले कितने दिन में करेगा। तो देखो, P प्लस Q मिलके 6 दिन में करते हैं, Q प्लस R 3 दिन में करते हैं, और P प्लस R कितने दिन में करते हैं, 5 दिन में है। तो P की इफ़िशियंसी आप निकाल लो। अब P की इफ़िशियंसी निकालने के लिए सबको तो पहले आप जोड़ दो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें P 2 बार है, यहाँ भी P है, यहाँ भी Q भी 2 बार है, R भी 2 बार है, यानी हर चीज़ में कितनी कितनी बार है, 2 2 बार है। तो 2 इंटू, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू P प्लस Q प्लस R लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ 2 2 बार है। और इसकी इफिशियंसी कितनी आई है आपकी, 6 3 9 9 5 14, 14 आ गई। अब P प्लस Q प्लस R की बताना है, तो 14/2, ये 2 इधर चला जाएगा तो 7 आ जाएगी। यानी कि आप अल्टीमेटली बोल सकते हो कि P प्लस Q प्लस R की इफिशियंसी कितनी है, 7 है। अगर तीनों की 7 है और P प्लस Q की कितनी है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको P फाइंड करना है, तो आप Q प्लस R को पकड़ोगे, तो Q प्लस R कितना है, 3 है,
और टोटल 7 है तो p का कितना आ जाएगा, तो p का 4 आ जाएगा, अल्टीमेटली 4 ही आ जाएगा, टोटल 7 है और q प्लस r 3 निकाल दो तो बचा क्या p, तो 4 आ जाएगा। तो p की एफिशिएंसी 4 है, काम कितना है 12 यूनिट है, तो करा दो। तो 12/4 यानी कि टोटल वर्क डिवाइड बाय इफिशिएंसी बराबर 3 दिन क्या हो जाएगा, पी को अकेले करने में लगेंगे। तो इस तरह से आपको बनाना था, ठीक है। 8th नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक व्यक्ति ने 16% चक्रवृद्धि ब्याज पर दर पर 7,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष की समाप्ति पर ऋण चुकाने के लिए कितनी धनराशि देनी होगी। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए। देखो धनराशि जो होता है अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट जो होता है ना ये होता है P प्लस CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जोड़ दो तो अमाउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले मूलधन तो अपने पास है, कितना है 7,500 है, ठीक है अमाउंट के लिए, लेकिन अपने पास CI नहीं है। अब CI निकाल लेता हूँ 2 वर्षों का, तो CI कितने पे निकालना है, 16% में निकालना है। तो बहुत सारे तरीके हैं निकालने के लिए, मैं सिंपल तरीके से बना लेता हूँ, पहले साल का दूसरे साल का। तो पहले साल का 16% कितना हो जाएगा, तो 7,500 का 16% होता है 1,200 रुपये। दूसरे साल का भी 1,200 पहले आ जाएगा। फिर दूसरे साल में पहले साल का भी 16% निकालना है, यानी पहले साल के 1,200 का भी 16% निकाल के जोड़ना है इसमें। तो 1,200 का 16% कितना होता है, 192 होता है। ये खुद से आपको निकाल के देखना है। सबको जोड़ लो, 12 12 24, 24 1 25, यानी 2,592 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2,592। और यही आपका CI होगा, और 2,592 क्या कर दो आप, CI यहाँ रख दो। अब 7,500 और 2,592 जब जोड़ोगे ना तो ये आपका क्या बनेगा, 10,092 बन जाएगा। और 10,092 क्या होगा आपका, यही राइट आंसर हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। देखने में तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लग रहा है, लेकिन इसको समझना आपको अच्छे से है, ठीक है। क्या लिखा है, x रेशियो बाई 1:3 है। इसको मैं बटे भी बोल सकता हूँ, रेशियो को बटे बोलने में कोई दिक्कत तो है नहीं। मैं लिख देता हूँ x/y बराबर कितना दिया है, 1/3 दिया है, ठीक। y/z बराबर कितना दिया है, तो y/z बराबर दिया है 5/k, ये भी लिख देता हूँ 5/k, ठीक है, ये z है। अगली वाली इसको कॉमा लगा देता हूँ, अगली वाली वैल्यू क्या दी हुई है, अगली दी हुई है z/t, तो z/t कितना दिया हुआ है, 2/5 दिया है, ठीक। नेक्स्ट है आपका t/x, ये कितना दिया है, तो ये आपका दिया हुआ है 3/4। अब पूछा क्या है, तो पूछा है k का मान। अब k का मान निकालने के लिए आपको क्या तरीका यहाँ पे आप अपना सकते हो, अपना अपना लॉजिक लगाना है। तो k का मान के लिए आप एक काम करो, इन दोनों का आपस में गुणा करो, इन दोनों का लास्ट वालों का आपस में गुणा करो, ठीक है। तो x/y गुणे y/z जब करोगे, x/y गुणे y/z करोगे तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 1/3 और गुणे 5/k है, ठीक है। तो ये y से y कटेगा तो बचा क्या, x/z बचा। तो x/z बराबर कितना आ जाएगा, 5/3 के। x/z बराबर क्या आया, 5/3 के आया। इसी तरह से इन दोनों का आपको गुणा करना है, z/t और t/x को। तो यहाँ से भी आपका x/z ही आएगा, और दोनों की आपको तुलना करा लेना है। आगे मैं बता देता हूँ आपको, बस आप इतना ध्यान रखो, x/z बराबर इन दोनों का गुणा से क्या आया, 5/3 के आया है, ठीक है। ये मिटा रहा हूँ, जगह कम है, ठीक है। तो x/z का यहाँ से मान क्या आया था, x/z बराबर क्या आया था, 5/3 के, ठीक है। अब यही काम आपको क्या करना है, इस पे कर लेना है, z/t और t/x पे। जब इसको गुणा करोगे तो t से t कट जाएगा तो क्या बचेगा, z/x बचेगा। और z/x बराबर इन दोनों का गुणा कर लोगे तो 2 तिहाई 6 और 5 चौको 20, 6/20, और 6/20 को और छोटा कर दोगे 3/10। लेकिन आपके पास x/z है तो इसको उल्टा कर दो, तो इसको जब उल्टा करोगे तो x/z होगा तो 10/3 आएगा। अब यहाँ पे भी x/z है, यहाँ पे भी x/z है, दोनों को तुलना कर लो तो 5/3 बराबर 10/3 हो जाएगा, ठीक। ये 3 से 3 कटा, 5 दूनी 10, तो k बराबर क्या आया, तो k बराबर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जाके। तो ये खुद से करना है, बस आपको कॉन्सेप्ट में छोटा सा बता देता हूँ कि देखो इन दोनों का गुणा करोगे, जब गुणा करोगे तो आपके पास x/z आएगा, फिर इन दोनों को गुणा करोगे तब आपको x/z बनाना है और दोनों की तुलना करा के k निकाल देना है। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है, खुद से भी करके आपको देखना है, ठीक है।
आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 32 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है। धीमी रेलगाड़ी को आदमी प्रेक्षण करता है कि रेलगाड़ी जो तीव्र रेलगाड़ी है उससे गुजरने में 15 सेकंड व्यतीत होते हैं। कहने की मतलब सिंपल सी कहानी ये है कि दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। एक व्यक्ति है जो धीमी रेलगाड़ी में बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि तेज़ वाली रेलगाड़ी जो है ना उसे गुजरने में 15 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ तीव्र वाली। मैं मान लेता हूँ कि जो धीमी वाली रेलगाड़ी है ना वो आपकी जीरो पे है, यानी स्थिर है। क्या है? स्थिर है। स्थिर बनाने के लिए क्या करूँगा, 50 में 32 घटा दूंगा तो 18 किलोमीटर पर आवर आएगा और ये तेज़ वाली गाड़ी की चाल हो जाएगी। जब मैं स्थिर बनाता हूँ कि मैं मानता हूँ कि ये वाली रेलगाड़ी चढ़ी नहीं रही है, खड़ी हुई है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, बड़ी वाली गति से छोटी वाली गति को घटा दो। तो एक रेलगाड़ी जो तीव्र है जिसकी लंबाई बताना है, अब उसकी स्पीड कितनी आ गई, 18 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब उसके लिए आपको 15 सेकंड का टाइम भी दिया हुआ है, तो मैं 18 किलोमीटर पर आवर किस में बदल लूँ, मीटर पर सेकंड में। तो 18 गुणे 5/18, 18 से 18 कटा तो 5 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गई तीव्र वाले की। और उसका समय कितना दिया है, 15 सेकंड। और आपको बताया कि जब टी 15 सेकंड है और स्पीड आपके पास 5 मीटर पर सेकंड है, तो आपको लंबाई बताना है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, यानी 15 पचे 75 और 75 मीटर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें बेसिक सा मैंने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। बाकी कैलकुलेशन में थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको यहाँ पे समझने पे, तो खुद से करके आपको ये क्वेश्चन एक बार रिपीट करके देखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक